बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 16 जनवरी 2017 की एक सर्द रात थी। क़य्यूम निज़ामी साहब ने मुझे और जस्टिस इरशाद हसन ख़ान साहब को एक खाने पर बुलाया था। ये मेरी जस्टिस इरशाद हसन ख़ान साहब के साथ पहली मुलाकात थी। इरशाद हसन ख़ान साहब पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस रहे और उसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे। इस मुलाकात के दौरान थोड़ी सी बेतकल्फ़ी हुई तो मैंने जस्टिस साहब से एक सवाल किया। मैंने कहा, जनाब जस्टिस साहब, आपके हवाले से कुछ लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया। इस पर जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि आप अपना मोबाइल खोलें, उसका रिकॉर्डर ऑन करें और मुझसे आप ये सवाल करें, इसका फिर मैं जवाब देता हूँ। मैंने ऐसा ही किया। जस्टिस इरशाद हसन ख़ान ने इस सवाल का ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी 2-3 चीज़ों की वजाहत कर दी। जो कुछ मैंने रिकॉर्डिंग की थी 2-3 रोज़ कबल इत्तफाक से वो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, जिसका मुझे इल्म नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना वो पूरी की पूरी गुफ्तगू आपके सामने पेश कर दी जाए। आइए मुलाहिज़ा फरमाइए कई साल पहले की रुदात। जैसा सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं, जो मैंने सुना है, कि जनरल मुशर्रफ ने आपके पास सुप्रीम कोर्ट में वो गए अपने मार्शल को जायज़ करार दिलवाने के लिए, वो तो कर दिया, जैसे जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल जायज़ करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और लोग कहते हैं कि एक आपने अपनी तरफ से, कोर्ट ने अपनी तरफ से मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया। इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, वो ज़रा। ये बात बिल्कुल कतई गलत, कतई गलत, कतई गलत और बेबुनियाद और लाइल्मी की बिना पे कही जा रही है। असल वाक़या ये है कि आप पीसीओ को पढ़ें, पीसीओ 1 ऑफ 1999 और जजेस ओथ ऑर्डर 1 ऑफ 2000। तो जजेस ओथ ऑर्डर 2001 में ये साफ तौर पे तहरीर है कि जनरल मुशर्रफ को एज चीफ एग्जेक्टिव ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी वक्त अमेंड करे, किसी लॉ को अमेंड करे, किसी ऑर्डर को अमेंड करे। तो यही तो चीज़ ज़ेर बहस थी कि उसको ये इख्तियार है या नहीं है इख्तियार। यानी पीसीओ और जजेस ऑर्डर 1 को आप पढ़ें तो उसकी इंटरप्रिटेशन या उसका स्कोप ये था कि दैट द कोर्ट इज़ टू रन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव and he in his absolute discretion can amend the constitution as he may deem fit। ठीक है। तो हमारे सामने तो फैसला ही ये था कि ये जो जजेस ओथ ऑर्डर है, जो पीसीओ है, इसके तहत आया, इसको इख्तियार है अमेंडमेंट देने का। दूसरी बात आपने ये कही, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि आपने उसको अमेंडमेंट का इख्तियार दे दिया। अमेंडमेंट का इख्तियार तो किसी ने मांगा ही नहीं था। तो मैं जैसे आप याद कर रहा हूँ कि केस ही ये था जजेस ओथ ऑर्डर में कि भाई इसको उन्होंने, ये प्रियम्बल में तहरीर था, पैरा 2 था उसका प्रियम्बल का, अगर मुझे याद हो, कि जनरल मुशर्रफ को पूरा इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। तो हमें इस पर फैसला करना था। तो ये चीज़ गलत है कि उसने नहीं मांगी और हमने दे दी। नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। नंबर 2, इसी के साथ मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ, बदनसीबी ये है, और शायद आप इससे मुझसे इत्तफाक करें, कि हमारे मुल्क में दानिश्वर हजरात भी, सियासतदान और पास पढ़े लिखे लोग भी बहुत सी बातें कर देते हैं बगैर पढ़े। हमारी जो कोर्ट की जजमेंट थी, वो पहली बात तो ये गलत है कि मेरी जजमेंट थी। इट वॉज नॉट ए जजमेंट ऑफ इरशाद हसन खान, it was a judgment of the court comprising 11 judges। हमने तो उनको अमेंडमेंट का इख्तियार ही नहीं दिया। आप नेक्स्ट आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपको ज़फ़र अली शाह केस से इख्तिसाबात पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उसका मौक़िफ़ ये था कि हमें अमेंडमेंट का इख्तियार है। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि तुम्हें अमेंडमेंट का कतई इख्तियार नहीं। आपको ये सुन के हैरत होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक तरीका होता है तहरीर करने का, आप बड़े पाए के माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, कि सिविलाइज वे में लिखें।
मतलब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनको गलत बयानी करता हूँ, तो आप कह सकती हैं आप झूठे हैं। एक तो ये तरीका है, भोंडा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं। तो हमने दूसरा तरीका अख्तियार किया जजमेंट में, वो लोगों ने पढ़ा ही नहीं। हमने लिखा कि उसको अमेंडमेंट का इख्तियार है, लेकिन वो तरमीम सिर्फ उसी सूरत में करेंगे जब उनको अपने 7 पॉइंट इकोनॉमिक एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना होगा, प्रोवाइडेड कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई शिक ना हो कोई। तो जो 7 पॉइंट एजेंडा था उसके मुतल्लिक़ खालिद अनवर ने ये कहा कि जनाब ये बहुत अच्छा एजेंडा है 7 पॉइंट एजेंडा। परवेज़ मुशर्रफ का जो इकोनॉमिक प्लान था 13 और 17 की स्पीच में 1999 के, उसने कहा ये प्लान जो 7 पॉइंट एजेंडा दिया ये तो मैनिफेस्टो प्लान था, हमारे मैनिफेस्टो में था, मुस्लिम लीग के यही मैनिफेस्टो था पीपल पार्टी के। तो ये 7 पॉइंट एजेंडा जो है इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हम इसके हक़ में हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड नॉट इन वायलेशन ऑफ लॉ। अब हमने क्या लिखा? हमने सच बोला। कैसे बोला? हमने कहा कि भाई इसकी अमेंडमेंट का इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इख्तियार है, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ इस हद तक है कि वो अपने 7 पॉइंट एजेंडा को इम्प्लीमेंट करे, provided there is no provision in the constitution for giving effect to the 7 point agenda. In other words, that amendment was merely cosmetic. यानी आपने 7 पॉइंट एजेंडा इकोनॉमिक पॉइंट तो पढ़ा होगा, आपको मालूम है आज भी कि भी मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो क्या था, पीपल पार्टी का मैनिफेस्टो क्या था। खालिद अनवर ने खुद इस चीज़ को बहस की, उनका जनाब इनका मैनिफेस्टो ये था, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, हमें कोई इख्तियार नहीं। और हमने भी कहा कि आप इम्प्लीमेंट करें भाई, और इस इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है करें, प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ऐसी हो कि आपको ना करने दें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई अमेंडमेंट की पावर नहीं थी। सही। लेकिन मैं क्योंकि जज हूँ, आज भी अपने आप को समझता हूँ कि रिटायर होने के बावजूद एक डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, और मैंने ये समझा राइट या रॉन्ग सही कि भी मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए। एक जजमेंट डिलीवर कर दी, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर वो नहीं पढ़ते तो मैं तो हमेशा ही तालिब इल्म रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं उस्ताद तो नहीं हूँ कि उनको पढ़ाऊँगा। आप उस्ताद हैं, मैं तो उस्ताद नहीं। तो ये देखिए ना। अच्छा, इस फैसले को मुशर्रफ ने मिस यूज तो नहीं किया फिर? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। उसका उस फैसले का, क्योंकि ये जनरल तासुर हर एक ने दे दिया हाँ जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़फ़र अली शाह में इसको अमेंडमेंट का इख्तियार दे दिया गया, तो फिर उन्होंने LFO निकाल दिया, और वो उस जजमेंट के खिलाफ था। मैं उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, मेरी मौजूदगी में उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई जब तक मैं चीफ जस्टिस था। ठीक है। जब मैं रिटायर हो गया और मैं बन गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, LFO आ गया। जब LFO आ गया तो मैंने ये सोचा कि भाई मैंने तो जजमेंट दी है, कोर्ट ने जजमेंट दी थी, तहरीर मेरी थी, सबने उससे इत्तफाक किया कि ये तो अमेंडमेंट कर ही नहीं सकता, तो मैं LFO के तहत कैसे इनको ओथ दूँ, पार्लियामेंट को कैसे ओथ दूँ। चुनांचे मैंने तहरीरी तौर पे इनकार कर दिया कि मैं इन पार्लियामेंटेरियन को ओथ नहीं दूंगा, और आपके अखबार में भी और बाकी अखबारों में लीडिंग खबर आई एट फ्रंट पेज कि चीफ जस्टिस ने ओथ देने से इनकार कर दिया। उसकी रीज़न यही थी। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा, लेकिन इनकार कर दी। हैं आप देखिए पिछले किताब निकाली, लेकिन
ये कहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मेरे तो कोई इख्तियार नहीं था कि मैं उसको नलीफाई कर दूं। वो कोर्ट का काम था कि सुओ मोटो इख्तियार लेते या पॉलिटिकल पार्टीज उनको पढ़ती। वो तो बस क्योंकि 500 सफ़े की जजमेंट थी और सबके ही जो थे वो प्रेजुडिस थी, मीडिया प्रेजुडिस थी, वकला साहबान प्रेजुडिस थे, जर्नलिस्ट प्रेजुडिस थे, क्योंकि हर एक ने जो जिसको समझाया। अब आपसे भी जो बात की जाती है विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ग्रेट रिस्पेक्ट, तो हर चीज़ की इतनी वो कोर्ट में तो नहीं बैठे आप कि उसका पूरा रिसर्च करेंगे, इतना तो टाइम नहीं आपके। कोई चीज़ नहीं कि चढ़ कर फ़ौरन अखबार में निकल आया। तो अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उस जजमेंट को सही तरीके से पढ़ा नहीं। फॉर वॉट रीजन्स गॉड नोज और दे नो। तो यही तासुर था कि भी ब्राइडल पावर दे दी अमेंडमेंट की, मांगी भी इरशाद हसन खान ने दे दी, इरशाद हसन खान ने दी, तो मैं खामोश रहा। लेकिन मैं क्लियर हो गया आपकी बात से। अब आप और देखें, अभी मैं क्लियर नहीं हुआ। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप क्लियर हो गए। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कहने पे आप तासुर ले जाएं। हम फिर किसी वक्त बैठेंगे जब आप चाहें। ठीक है। और मैं आपको ज़फ़र अली शाह का जजमेंट पढ़ाऊंगा मुतल्लिका पेजेस पे, ताकि आपके फिर सही मानों में मुतमईन हो। और उसकी मैं कॉपी बना के भी आपको दूंगा कि अपने रिकॉर्ड पे रखें। भाई ज़फ़र अली शाह आज नवाज शरीफ के वो दूसरी साइड पे हुआ है। हाँ, तो वो तो फिर ये लोग तो ऐसे ही। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने नहीं पूछी, मैं बता देता हूँ। दूसरी बात एक और, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कह दूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। एक तो ये मेरे खिलाफ इल्ज़ाम था हमेशा कि कोर्ट ने अमेंडमेंट नहीं मांगी हाँ जी। और इरशाद हसन खान ने अमेंडमेंट दे दी। हालांकि मैंने तो अमेंडमेंट दी नहीं, हाँ जी। कोर्ट का ऑर्डर था, इरशाद हसन खान का ऑर्डर नहीं था। इरशाद हसन खान को तो खींचा जा रहा था, मतलब चलो खींच ले। दूसरी बात मेरे मुतल्लिक ये कही जा रही थी कि देखे भाई, किसी ने टाइम नहीं मांगा, उसने 3 साल दे दिए। मुशर्रफ को फेवर करने के लिए 3 साल दे दिए कि जाओ भाई ऐश करो। वो भी गलत था, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। केस के दौरान मैंने हर वकील से पूछा कि भाई ये मामला बड़ी हसास नीयत का है और बहुत अहम है, इसके दूरस्थ नताइज हैं, आप मेरी मदद करें कि टेक ओवर तो हो गया, उस टेक ओवर को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते जो हो चुका। अब इसको क्या करें जो सही हो, आइन के मुताबिक हो और लोगों की भी उमंगों के मुताबिक हो। आप मुझे बताएं, राय दें मुझे आप, ताकि मैं आपकी राय लेने के बाद मैं कुछ फैसला कर सकूं। खालिद अनवर आप बताएं। उसने कहा कि जनाब ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसका लिखा मसाला जजमेंट में से। उनका कि सर, आई विल नॉट आस्क द कोर्ट टू डू द इम्पॉसिबल। आई विल नॉट आस्क द कोर्ट टू डू द इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल क्या है कि भी नवाज शरीफ को आप रिस्टोर कर दो। नॉट आस्क। फिर क्या तरीका है? उसने कहा सर तरीका ये है, मैंने सब अपनी जजमेंट में लिखा कि आप कई इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। बहैसियत पिटिशनर्स के तो हम यही कहेंगे भी हमारी पिटिशन को आप एक्सेप्ट कर लें, बट आई नॉट आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। तो आप ये करें कि जो हो चुका उसको कंडोन करें। इनका वकील खुद कह रहे हैं, खालिद अनवर, कि जो कुछ हो चुका पास्ट एंड प्रेजेंट उसको कंडोन करें। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीज़ें इन्होंने की उसको भी कंडोन करें। वरना ऐसा आप नहीं करेंगे, इनको कंडोन नहीं करेंगे तो मुल्क में एनार्की फैलेगी, मुल्क में केओस होगा। वो हम नहीं चाहते। आप करें, लेकिन साथ ही एक रीजनेबल टाइम फ्रेम दे दें कि ये कब वापस जाएंगे। दैट वाज देयर केस। मैंने प्रेसिडेंट से पूछा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो भी पेश हुए थे, भी आप क्या कहते हैं? उनका कि जनाब 12 महीने दे दें इनको जाने में। मैंने अटॉर्नी जनरल से पूछा, भाई आप क्या कहते हैं? उनका कि देखिए जी, हम कोई टाइम नहीं दे सकते
क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मसला है। हमने इलेक्शंस करवानी है, हमने इलेक्टोरल रोल को अपडेट करवाना है, हम कोई टाइम नहीं देंगे। अच्छा, हमने क्या किया? रिकॉर्ड पे ये मौजूद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जिसका कोई रिबटल नहीं है, कि इलेक्टोरल रोल जो है अपडेट नहीं हुए। और खालिद अनवर ने खुद एक पिटीशन की, जिसका मैंने जिक्र किया, पिटीशन का नंबर भी दिया, कि अगर आप इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट नहीं करेंगे देन मिलियंस ऑफ पीपल विल बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड, और उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। एमक्यूएम ने पिटीशन की, जिसका हमने जिक्र किया कि जनाब आप इसको अपडेट करवाएं, हुक्म दें कि इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा, बतौर चीफ अटॉर्नी जनरल साहब के, कि जनाब हमें कम से कम 2 साल लगेंगे, क्योंकि सारी इलेक्टोरल रोल को अपडेट करवाना है, हमें डिलिमिटेशंस करवानी है, फिर हमें ऑब्जेक्शंस लेने। उसको किसी ने रिबटल नहीं किया। तो मैंने कहा कि भाई देखें, जब हम इस चीज़ का जुडिशियल नोटिस लेते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स जो है वो अपडेट नहीं है, और ये सबका मौक़िफ़ है कि मिलियंस ऑफ पीपल विल बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड, तो हम कैसे कह दें कि आप कल इलेक्शंस करते हैं? तो इन्हें इसका तरीका तो एक ही था ना, आर्मी टेक ओवर अगर कर ले तो क्या करेगी कोर्ट? यही कहेगी भाई जाओ इलेक्शन करवाओ, ताकि जो कौम का वर्क डे आए। तो हमने कहा कि हमारा तो दिल चाहता कि आज ही मैं इलेक्शन करवा दें, लेकिन हम नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स अपडेट नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि मुझे 2 साल का अर्सा दरकार है। तो हम 3 साल देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ टेक ओवर। तो 6 महीने वो चले गए, 2.5 साल बच गए। 2.5 साल में 2 साल के पीरियड में आप इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करें, डिलिमिटेशंस करें, ऑब्जेक्शन करें, और 6 महीने आप तैयारी करें, उसकी नॉमिनेशंस करें, दूसरी करें। तो हमने तो एक दिन नहीं देना ही दी। अब देखें, तो अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि उसने इलेक्शन की डेट मांगी कि नहीं मांगी। भाई यही तो किस्सा था कि इनको घर भेजना है, कब भेजें? वरना अयूब खान ज़ियाउल हक की तरह होता। ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आए थे, 10 साल तक रहे। अगर वो क्रैश ना होता और खुदा की ज़िंदगी करता तो 10 साल और रहते। अच्छा, आप देखें, इस जजमेंट की रिव्यू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में रूल ये है कि रिव्यू वही इंसान कर सकता है, लॉयर, जिसने ओरिजिनल पिटीशन फाइल की हो। खालिद अनवर ने रिव्यू किया था। खालिद अनवर रिफ्यूज टू फाइल ए रिव्यू पिटीशन। अच्छा, उनका मैं नहीं करता। कैसे जाए भाई? जो उसने कहा था हमने मान लिया। हाँ जी, आप ये देखिए, ये तो हमने पिटीशन उनकी मान ली कि वो कहते थे भी टाइम फ्रेम दी, हमने टाइम फ्रेम दे दिया। तो फिर रिव्यू किया है। हाँ, उन्होंने कहा कि जनाब इसको अमेंडमेंट का अख्तियार नहीं। हमने कहा अमेंडमेंट का अख्तियार नहीं, ये कंडीशन है, और वो कंडीशन भी ऐसी कि जो फुलफिल ही नहीं होगी। ये देखें ना, आपने अपने कपड़े सिलवाने हैं, सूट सिलवाना है, और मैं कहता हूँ आपको इजाज़त है सूट सिलवाने की, बशर्ते कि आपके पास पहले सूट ना हो। तो ये मैंने आपको इजाज़त दे दी कि नहीं दी? बिल्कुल। नहीं दी या नहीं दी? हाँ। नहीं ना दी। जब सूट आपके पास मौजूद है, हाँ जी, तो मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप जनाब एक और सूट ले लें, बशर्ते कि सूट पहले से मौजूद ना हो। अब जनाब हमने इनको कहा कि 31 दिसंबर तक आप इलेक्शन करवाएं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रिस्टोर करें, और अगर आप रिस्टोर नहीं करेंगे, योर वैलिडिटी ग्रांटेड टू यू विल डीम टू बी विड्रॉन। कभी किया किसी ने ऐसे? उसका रिव्यू कर दिया, तशरीफ ले आए वसीम सज्जाद साहब। तो हमने कहा कि भाई आपको तो इख्तियार नहीं रूल्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक। ये तो खालिद अनवर ने की थी, आप कहाँ से आ गए? उनका नहीं जी वो नहीं आते। अच्छा, हमने उनको वो कहते मैं नहीं आता। तो हम समझ गए। तो हमने कहा कि भाई ये तो कौमी अहमियत का मामला है, इन टेक्निकलिटीज़ में कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा आइए वसीम सज्जाद साहब आप क्या कहते हैं? उसने कहा जनाब इसमें एक एरर है आपकी जजमेंट में। बताइए क्या एरर है? कि जी एरर ये है कि ये जो पिटीशन ने फाइल की थी ना, इन्होंने वापस ले ली थी।
मैंने कहा भाई वापस ली थी या ना ली थी, ये तो कोई एरर नहीं है। अगर आप इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट नहीं कराएंगे तो मिलियंस ऑफ पीपल विल बी डिसफ्रेंचाइज्ड, ये क्या एरर है? लेकिन आई वॉन्ट टू मेक माई जजमेंट फर्दर स्ट्रेंथन इट। मैंने बुलाया शरीफुद्दीन पीरजादा को जो अपीयर हुए थे, तो मैंने कहा जनाब आप बताएं मुझे कि आप इलेक्शंस करवाएंगे 31 दिसंबर से पहले पहले, हैंड ओवर करेंगे पावर, या इंस्ट्रक्शंस ले मुझसे जाके और मुझे बताएं इंस्ट्रक्शंस लेके कि इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे वक्त पे। पेश हुए, उसने कहा जी बस हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं क्या, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा रिव्यू में, कि आप कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन करवा के 31 दिसंबर से पहले पहले हैंड ओवर करेंगे पावर या नहीं करेंगे? मुझे हाँ या ना में जवाब दें और मैं आपका जवाब रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा, उसने कहा जी हम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो जो वैलिडिटी हमने आपको ग्रांट की है इट शैल डीम टू बी विथड्रॉन, और हमें पूरा इख्तियार है, हम वॉच करेंगे आपको, हम आपको वॉच करेंगे, और अगर हम चाहें तो इसको भी फर्दर हम रिव्यू कर लेंगे। और किसी ने उसके बाद ना रिव्यू की, ना किसी ने कहा कि पीरियड इसका कटेल करे। ऑन द कॉन्ट्री आप भी जानते हैं कि पार्लियामेंट ने उसको वैलिडेट कर दिया। जी। अब देखिए ये परसेप्शन और फैक्ट्स में कितना फर्क होता है। फैक्ट्स और अब वो इसकी नतीजा क्या है कुछ और हो जाता है। कि आज 20 साल से वो कह रहे हैं अमेंडमेंट दे दी, अमेंडमेंट दे दिए, टाइम दे दिया, कहाँ दिया, पी दिया, क्या कर दिया। बैठा हूँ कि भाई मैं उस्ताद तो नहीं हूँ, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, मैं इनको क्या पढ़ाऊँ। हमने तो जो समझा था उसको तहरीर कर दिया। अब ये तो कोई उस्ताद पढ़ाए जाके उसको, पढ़े तब है ना जी, पढ़ने की तो आदत नहीं है हमें। हाँ बगैर पढ़े लिखे हम जो चाहे कह दें, वर्डिक्ट दे दें। और मुझे अफसोस ये है कि इसको किसी ने नोट ही उस तरीके से नहीं किया जैसे करना चाहिए था। हालांकि बड़ा स्टेट लिखा हुआ है जजमेंटों में, उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिप्रोड्यूस भी किया है, लेकिन उसको कहा नहीं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगला फिर इल्ज़ाम एक और लगता है आपके ऊपर। हाँ बताइए, वो भी बताया। वो कहते जी कि वो मुशर्रफ को जो आपने अभी मैंने सवाल किया था, जो रियायत दी आपने, जो क्लियर हुआ है काफ़ी, कि उसके इनाम में फिर इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। देखिए ये मेरे पास आज रिस्क है, और इससे बड़ी बात कोई नहीं कि इंसान अपने आप को बददुआ दे दे। और ज़िंदगी के जिस हिस्से में मैं हूँ, मुझे अल्लाह के पास जाना है। जी जी ये कतई गलत है, मैं हल्फन कहता हूँ आपसे। ऑन द कॉन्ट्ररी आई विटनेस भी मौजूद है। उस ज़माने में फ़कीर खोकर साहब थे, चीफ फ़कीर मोहम्मद खोकर, हाँ वो लॉ सेक्रेटरी थे। तो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम में के सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई उस ज़माने में जो COS थे, जीवन खान, जनरल जीवन खान, अच्छा जी, हु वाज नोन एज जीवे है। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि सर, और ये तो हो चुके थे मामले, जी जी, मेरी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, अच्छा ये 4 महीने पहले की बात। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें। मैंने कहा भाई मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मुझे याद है, तारीख से थोड़ा बहुत मैं वाकिफ़ हूँ, कि जो हाल सज्जाद अहमद जान का हुआ था, जी, मैं गरीब आदमी हूँ और आगे पीछे भी कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात तो है, तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहता, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी चीज़ से खाइफ ना हो, हम आपको एक चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी आपके काम में, क्योंकि हम समझते हैं कि आपके अलावा ये जो मामला जो है, ये कोई अंजाम भी इस तरह नहीं दे सकता। यू आर ए बोल्ड मैन एंड यू आर फुल कॉन्फिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली भी सारी चीज़ें। मेरी कुछ चंद अल्फाज मेरे हक में बोल दिए, सही थे कि गलत थे अल्लाह जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि आप में ये काबिलियत है और हमें कोई ऐसा बता नजर नहीं आ रहा। उसके बाद बात चले गई, ख़त्म हो गई।
बात जब ख़त्म हो गई, उनका इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट में उनका फौत हो गए वो। अच्छा जी। फिर जनरल हामिद जावेद आ गए और तारिक अजीज साहब आ गए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो जब मेरा कोई रह गए 15-20 दिन या 1 महीना रह गया मेरी रिटायरमेंट में एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो मेरे पास शरीफुद्दीन पीरजादा तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि सर हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस का टेन्योर एक्सटेंड करते हैं आपके लिए। तो मैंने कहा आप करें, मैं कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अच्छा जी। अगर मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की लालच होती जी जी, तो मैं चीफ जस्टिस का टेन्योर लेता या मैं इलेक्शन कमिश्नर का लेता, बहुत ज़्यादा था बिल्कुल। और बाद में मेरे प्रेडिसेसर के लिए किया भी, आपको मालूम ही है। और मेरा रंग लाल पीला हो गया। उसने कहा कि आप क्या हुआ, और वो चले गए। और मेरे पास खुदा जन्नत नसीब करे हफीज़ पीरज़ादा आए, बड़े पाए के इंसान थे, नेक थे, बड़े दलेर इंसान थे। उनका कहा कि चीफ साहब हमने सुना कि आपकी एक्सटेंशन हो रही है। मैंने कहा मैंने भी बहुत बातें सुनी हैं, इरशाद जन खान नहीं होगा एक्सटेंडेड चीफ जस्टिस, कोई भी होगा, इरशाद जन खान नहीं होगा। उसके बाद मैं रिटायर हो गया। 3 साल के लिए टेन्योर था आपका? 3 साल का था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं, उसके बाद रिटायर हो नहीं, गया। चीफ जस्टिस के तौर चीफ जस्टिस के मैं टेन्योर की मैं वो आगे थे ना बाई वर्च्यू ऑफ माई एज। अच्छा, एज के हिसाब 2 साल में तकरीबन 2 साल, 1 आदमी ना कम था। तो ये मेरे पास तशरीफ लाए तारिक अजीज साहब, ही वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। उनका कि सर हम ये चाहते हैं कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें। मैंने कहा कि नहीं भाई, ज़रा मुश्किल है मेरे लिए काम, क्योंकि मैंने इंटरफेरेंस किसी की बर्दाश्त नहीं करनी। उसने कहा कि नहीं, आप ही ने ऑर्डर किया हुआ है कि इलेक्शंस होने चाहिए और 31 दिसंबर से पहले इलेक्शन कराएं और सही कराएं और फेयर कराएं। तो आपसे मौजूद इंसान और कौन होगा जिसने अपने ऑर्डर को खुद ही इम्प्लीमेंट करवाना है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे आपके कामों में। एक तो और मीटिंग्स हुई, तो मैंने कहा जनाब चलिए ठीक है। इन हालात में मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। बिल्कुल ठीक। और मैं आपको हल्फन ये कहता हूँ कि ये जो मैंने खाया आपके साथ खाना, ये मुझे नसीब ना हो अगर मेरी कोई डील हुई हो। इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहता। टैक्स सोसाइटी क्लब लाहौर में होने वाली इस मुलाकात के बाद जस्टिस साहब से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। इस मुलाकात से क्या बरामद हुआ? इस मुलाकात से ये किताब इरशादनामा बरामद हुई। इरशाद हसन खान साहब से जब भी मुलाकात होती, मैं उनको किताब लिखने के बारे में कहता। क़य्यूम निज़ामी साहब तो गोया जज साहब के पीछे ही पड़ गए, और फिर जज साहब ने किताब लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये किताब मुकम्मल हो गई। जज साहब इस किताब को मज़ीद तौसीह भी दे रहे हैं। इस बारे में आपके साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।